Hello students, so today we will start second lecture of logarithm, right? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन था, बट शायद ये उसमें छूट गया था। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर में इसको कवर किए ले रहा हूँ। तो देखो आपको क्या गिवन है बच्चों, log p की वैल्यू दी है बेस 5 पे a, log q की वैल्यू भी दी है बेस 2 पे a, और हमें बोला है देन प्रूव दैट p की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 की पावर 2a माइनस 1। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो log टू द बेस 5 p की वैल्यू दी है आपको a। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं और एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को कैसे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर मुझे लॉग हटाना है, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वहाँ पे p और q की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, तो p की वैल्यू कैसे आएगी जब हम लॉग को रिमूव करेंगे। लॉग को कैसे हटाते हैं, इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो और वो कैसे करते हैं, लॉग का आर्गुमेंट मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको फर्स्ट लेक्चर में सारी बताई है। लॉग का आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू होगी 5 पे पावर a। क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलरली आपको दिया हुआ है log q की वैल्यू दी है बेस 2 पे इज इक्वल टू a। तो अगर मैं यहाँ से q की वैल्यू निकालूं तो अगेन मुझे log को हटाना है, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। सही है, तो पी ओ क्यू की वैल्यू निकल आई। अब देखो जो हमें प्रूव करना है उसको हमने एल एच एस लिया। एल एच एस क्या है बच्चों, पी की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 4 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो p की वैल्यू रख दो। p की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5 की पावर a, तो 5 की पावर a की पावर 4। सही है, और q की वैल्यू है 2 की पावर a की पावर 4, करेक्ट, और नीचे है 100। सही है, तो देखो अब आप ऐसे देख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा है 5 की पावर a की पावर 4, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 5 की पावर 4a, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4a। क्या बात समझ में आ रही है? और नीचे हो गया आपका 100। अब देखो, अब क्योंकि पावर दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों नंबर्स की, दोनों बेस की पावर सेम है, तो बेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर दो बेस की पावर सेम हो, दो डिफरेंट बेस की पावर सेम हो, तो आप बेस को क्लब कर सकते हो। तो 5 इंटू, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4a डिवाइडेड बाई 100। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब 5 इंटू 2 हो गया 10, 10 की पावर 4a अपॉन 100। क्या बात समझ में आ रही है? बट जो हमें प्रूफ करना है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो 100 की पावर में आ रहा है, तो बेसिकली नीचे तो 100 है, तो ऊपर भी आपको 100 बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, ये जो 10 की पावर 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 की पावर 2a। 4a को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2a में। क्या बात समझ में आ रही है? और नीचे लिखा हुआ है 100। अब ऊपर हो गया देखो बच्चों 100 की पावर 2a, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 100। तो ये देखो 100 की पावर 2a है और ये नीचे 100 की पावर 1 है। अब ये 100 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 100 की पावर 2a माइनस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारी आ गई RHS। आई होप क्लियर होगी बात बच्चों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, डन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉग के बारे में, कि लॉग बेसिकली क्या होता है, लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने लॉग के बारे में पढ़ा। और लॉग का मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने बोला था कि अगर कुछ फंक्शन या कुछ नंबर, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन या दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जो है वो प्रोडक्ट में लिखे हैं, और अगर आप उनको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एडिशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है लॉग का, और ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में यूज़ होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह मतलब मिलेगा, और आपको इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, उनका यूज़ करना आना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ याद तो होनी ही चाहिए, उनका यूज़ करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है और अगर आप फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस फॉर्मूले को याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग लॉग की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बेसिकली इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यही है जो आज हम लोग पढ़ेंगे।
ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। और लॉग का क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम आता है जेईई मेंस एडवांस में, लेकिन आया हुआ है तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि इस चैप्टर का यूज सिर्फ मैथ्स में नहीं है, ये आपको केमिस्ट्री की बहुत सारी, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशन में लॉग का यूज होता है, और फिजिक्स में भी यूज होता है। तो ये टॉपिक जो है बेसिकली वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूँगा अगर कोई नीट का एस्पिरेंट्स है तो वो भी इस टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। जेई के लिए तो ऑब्वियस बात इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल ये अगर कोई भी बच्चा साइंस का स्टूडेंट है तो उसको लॉग के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी हम कल बता चुके हैं, कोई भी रियल नंबर मान लो b है, कोई भी रियल नंबर b है, ये देखो रियल नंबर b है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर x इज इक्वल टू b, ये मैंने कल आपको बताया था। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं ये भी बताया था कि भाई लॉग लॉग दोनों तरफ लेंगे हम लोग तो ये log b हो जाएगा। और जो यहाँ एक्सपोनेंशियल, जो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, इसका जो बेस होता है वो लॉग का बेस बन जाता है। तो यहाँ से हो जाता है log b टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये देखो x इज इक्वल टू log b टू द बेस a। आई होप ये आपको कन्वर्जन याद होगा, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। फिर यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये भी आपको बातें याद होंगी, ये बेसिकली डोमेन लिखी हुई है, किसकी डोमेन लिखी हुई है, लॉग की, ठीक है। लॉग की डोमेन क्या होती है कि जो लॉग का आर्गुमेंट है, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट है आपका ये b, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये आपका b क्या है बच्चों, ये है आर्ग्यूमेंट, b क्या है आपका आर्ग्यूमेंट, सही है। और a क्या है आपका, a क्या है इस केस में, a है आपका बेस, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो आपका बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे b मिसिंग है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो b है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो b पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a 1 नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आप ऐसे सोचो ना, ये मैंने शायद ये भी आपको फर्स्ट उसमें बताया था, फर्स्ट लेक्चर में। आप ऐसे सोचो कि यार ये जो बेस है यहाँ पे a, ठीक है ना, ये जो बेस है a, इसकी क्या पावर रेज की जाए कि वैल्यू 1 आ जाए। यही तो मैंने आपको समझाया था कि लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना, कि बेस की पावर क्या रेज की जाए कि आपका आर्गुमेंट आ जाए। तो आप खुद सोचो a की पावर क्या रेज करें कि वैल्यू 1 आ जाए। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 रेज करने पे उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो इसलिए log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या बात समझ में आ रही है। तो log 1 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, 0 होती है। और उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम कि भाई बेस की पावर क्या रेज की जाए कि वैल्यू 1 आ जाए। तो हमको पता है भाई किसी भी नंबर की पावर 0 रेज करने पे ही वैल्यू 1 आती है, तो a की पावर 0 रेज करोगे तब वैल्यू 1 आएगी, तो log 1 की वैल्यू हो गई 0। क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो log a टू द बेस a इज इक्वल टू 0। अब आप सोचो कि ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये शायद बाई मिस्टेक लिख दिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। मतलब आप खुद ही सोच सकते हो कि बेस a की पावर क्या रेज की जाए, बेस a की पावर क्या रेज की जाए कि आपका आंसर a आ जाए। तो यानी कि a की पावर क्या रेज करेगी, a आ जाए, ऑब्वियस बात है a की पावर 1 रेज करोगे तो a आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे log a की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब आपको कैसे याद रखना है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यार ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो कन्वर्जन हो गया एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में आप ऐसे याद रखोगे कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। थर्ड प्रॉपर्टी कैसे याद करोगे, थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे याद रखोगे कि अगर log का आर्ग्यूमेंट और log का बेस, अगर log का आर्ग्यूमेंट और log का बेस दोनों सेम हो जाते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है बच्चों, 1। सही है, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज, एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ये लिखा है, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव नंबर k को, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर k है उसको आप ऐसे लिख दोगे a की पावर log
ए के, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एनी पॉजिटिव नंबर के कैन बी रिटन लाइक दिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, ठीक है ना, ए कोई नंबर है, उसकी पावर में एक लॉगरिथमिक टर्म लिखा है और उस लॉग का बेस जो है वो भी ए है, तो इतने पार्ट की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से देखो k इज इक्वल टू के आ जाएगा, तो एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इनके जो प्रूफ है वो कहीं ना कहीं आगे मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो मेरा यहाँ पे मोटिव है वो है आपको प्रॉपर्टीज याद करवाना, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही आपके सारे क्वेश्चन लॉग के बनेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो पहला तो मतलब फोर्थ जो प्रॉपर्टी, उसमें पहला पॉइंट ये हो गया कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर के कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ये लिखा हुआ है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर इस तरीके से मान लो कुछ लिखा है, ऐसे करके लिखा है ए की पावर लॉग सी टू द बेस बी, इस तरीके से कोई नंबर लिखा है, ठीक है। ए की पावर में लॉग, एक लॉग का नंबर लिखा है, ए की पावर में लॉगरिथमिक नंबर लिखा है, ठीक है ना, और वो लॉगरिथमिक नंबर क्या है, लॉग सी टू द बेस बी। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए की पावर में जो लॉग लिखा है उस लॉग का आर्गुमेंट और वो नंबर ए, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो सी की पावर में हो जाएगा log a टू द बेस b। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपकी फोर्थ में ही सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एनी पॉजिटिव रियल नंबर के कैन बी रिटन एज, ये लिखा हुआ है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर ए की पावर में कोई लॉगरिथमिक टर्म लिखा है तो वो नंबर ए और लॉग का आर्गुमेंट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ये देखो, लॉग के आर्गुमेंट में दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा है, लॉग के आर्गुमेंट में दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा है m इंटू एन, तो आप इस प्रोडक्ट को समेशन में ब्रेक कर सकते हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। यही मैंने आपको लेक्चर 1 में स्टार्टिंग में बताया, मैंने कहा था यार सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज मुझे लगता है, जो काफ़ी जगह यूज होता है, काफ़ी जगह हम लोग इस बात को अप्लाई करते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं तो आप लॉग का यूज करके उनको एडिशन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर दो नंबर्स जो है वो समेशन के फॉर्म में लिखे हैं, आप उसको वापस उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लॉग एम इंटू एन को आप क्या लिखोगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। एंड ये प्रॉपर्टी जो है वो कितने भी नंबर के लिए वैलिड है, अभी तो मैंने दो के लिए लिखा, अगर दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी नंबर हो, सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे मैंने ए बी सी अप टू जेड तक बहुत सारे नंबर लिए, ठीक है, सारे अल्फाबेट्स ले लिए, तो ये सारे प्रोडक्ट में लिखे थे, इनको देखो समेशन में ब्रेक कर दिया, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी डॉट 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 लॉग जेड तक, और बेस सबका सेम रहेगा। क्या बात सुनने आ रही है? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर ये लिखा है लॉग एम अपॉन एन, ये डिवीजन में लिखे हैं, तो डिवीजन को हमने ब्रेक कर दिया किसमें, डिफरेंस में, ठीक है। तो m बाई एन को हमने लिख दिया लॉग m माइनस लॉग एन, ठीक है। लॉग m बाई एन को आप क्या लिख दोगे, लॉग m माइनस लॉग एन। एंड लॉग m माइनस लॉग एन अगर लिखा हुआ हो तो उसको आप लॉग m अपॉन एन भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, अगर दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं तो आप उनको समेशन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और समेशन के फॉर्म में लिखे हैं तो उनको कंबाइन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी का जो देखो सी पार्ट है। अच्छा, और दूसरी बात, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, ठीक है ना, नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, ये देखो ए बी सी अप टू जेड, मैंने बहुत सारे नंबर ले लिए तब भी यही जो प्रॉपर्टी है वो आपकी वैलिड रहेगी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो नंबर का आपका डिवीजन दे रखा है, ठीक है ना, लॉग एम अपॉन एन दे रखा है, तो आप उसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग एम माइनस लॉग एम, ठीक है। एक्चुअल में जो ए प्रॉपर्टी है और जो सी प्रॉपर्टी वो एक्चुअल में सेम ही है, ठीक है ना। अभी आगे उसका आपको मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी या दूसरे एंगल से भी चीज़ें समझा दूंगा, बट फिलहाल आपको ऐसे याद रखना है, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। सही है, दोनों तरफ से बातें सही है, ठीक। चलिए, तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी हमारी, 5 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी है बच्चों कि इस तरीके से मान लो लॉग
m की पावर n, बेस तो कुछ भी हो सकता है, मान लो a लिखा हुआ है, log m की पावर n, मतलब अगर आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ लिखा है, अगर log के m क्या है यहाँ पे, m आर्ग्यूमेंट है, तो log के आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ लिखा है, तो वो जो पावर होती है बच्चों वो आगे आ जाती है log की। ये देखो n जो था वो आगे आ गया log के, क्या बात समझ में आ रही है? तो log के आर्ग्यूमेंट की पावर जो होती है वो log के आगे आ जाती है, ये प्रॉपर्टी है और ये आपको ध्यान रखनी है। और वाइस एंड वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि बच्चों को ये तो ध्यान रखता है, मतलब बच्चों को ये तो ध्यान रहता है कि log के आर्ग्यूमेंट की जो पावर होती है वो log के आगे आ जाती है, ये सबको ध्यान रहता है। लेकिन उल्टा भी याद रखना है कि अगर log के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर log के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो नंबर आपके log की आर्गुमेंट की पावर में भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है, बात समझना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो ऐसे लिखा है log a, आपका ये बेस हो गया, और ऐसे लिखा है b की पावर c, तो हमें ये पता है कि जो log का आर्गुमेंट है b, उसकी जो पावर c है वो आगे आ जाएगी, तो हो गया c इंटू log b टू द बेस a। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैंने बोला कि ऐसे लिखा है, मान लो log a, और आगे लिखा है, मान लो आगे लिखा है x लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे y लिखा है, बात समझ में आ रही है? तो अब ये बेसिकली क्या लिखा है, ये लिखा है x इंटू लॉग वाई। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर log के आगे कोई नंबर लिखा हो ना, तो वो आप आर्ग्यूमेंट की पावर में भी ला सकते हो, y की पावर x। तो दोनों तरफ से प्रॉपर्टी याद रखनी है, और दोनों तरफ से ही यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है? तो आई थिंक ये क्लियर होगी बात। उसके बाद अभी देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर log के आर्गुमेंट की कुछ पावर है तो वो log के आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, बट अगर log में बेस की पावर में कुछ लिखा है तो वो भी log के आगे आती है, बट वो रेसिप्रोकल में आती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, देखो ये बात तो अभी मैंने बताई कि अगर आर्गुमेंट की, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर log के आर्गुमेंट की पावर में कुछ लिखा है, जैसे यहाँ b की पावर c लिखा था तो c आगे आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा होता, बेस की पावर पे कुछ लिखा होता है, यहाँ बेस की पावर में क्या लिखा हुआ है, log b टू द बेस a की पावर c। अगर बेस की पावर में कुछ लिखा है तो वो भी log के आगे आएगा, बट वो रेसिप्रोकल में आएगा, तो 1/c आगे आ गया, और ये हो गया आपका log a b। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आर्गुमेंट की पावर में कुछ होगा तो वो log के आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और अगर log के बेस की पावर में कुछ होगा वो भी log के आगे आएगा, बट वो रेसिप्रोकल में आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ देखो आर्गुमेंट की पावर m है और बेस की पावर n है, तो m भी आगे आ गया, बट m न्यूमरेटर में है, और जो बेस की पावर n है वो भी आगे आएगा, बट वो डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेस चेंजिंग थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सपोज आपको क्वेश्चन में कुछ बेस दिया है, सपोज कोई लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है जिसमें आपको बेस कुछ दिया हुआ है, मान लो बेस 5 दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैं इस बेस 5 को 10 में कन्वर्ट कर दूं तो शायद मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो उस बेस 5 को बेस 10 में कैसे चेंज करेंगे, ये आपको बताएगी बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है? तो देखो बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है। सबसे पहले तो देखो ऐसे मान लो लिखा है log a टू द बेस b, log a टू द बेस b लिखा है, तो हमने इसको कैसे लिख लिया, log c टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c। ठीक है ना? ऐसे क्यों लिख लिया अभी समझ में आ जाएगा। log a टू द बेस b को मैंने क्या लिखा, log c टू द बेस b, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इस a को हटा के, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो आर्गुमेंट a था उसको हटा के यहाँ नया आर्गुमेंट c लगा दिया, ठीक है, बेस वही रहने दे दिया, उसके मतलब बेस मैंने वही b रहने दिया, और जो आर्गुमेंट a था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई करके फिर मैंने एक लॉग का टर्म लिखा जहाँ पे मैंने क्या किया कि अब आर्गुमेंट तो a रहने दिया और जो बेस b था उसको मैंने उस नंबर c से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि log a टू द बेस b है, ठीक है, log a टू द बेस b है और मुझे बेस को चेंज करना है। तो बेस कैसे चेंज करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे आर्गुमेंट a है, तो ये देखो मैंने log a लिखा, और मान लो आपको कोई भी नया बेस चाहिए, सपोज मैंने अभी बोला था ना 5 से 10 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो आपका बेस b है, और मान लो मुझे बेस b से log जो बेस चाहिए वो e चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऊपर log a लिखा और जो यहाँ पे बेस b था
वो मैंने नीचे ले जाके उसको आर्ग्यूमेंट बना दिया। यानी आप ऐसे सोचो, आप ऐसे समझो, जैसे ये लिखा है log x टू द बेस y लिखा है, ठीक है, मुझे इसका बेस चेंज करना है e में, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर log x लिख दिया और नीचे मैंने क्या लिख दिया बच्चों, ऐसे लिख दिया log y। क्या बात समझ में आ रही है? इसका जो आर्गुमेंट था ऊपर आर्गुमेंट रहा, जो नीचे बेस था उसको डिनोमिनेटर में ले जाके आर्गुमेंट बना दिया। क्या बात समझ में आ रही है? log x टू द बेस y को मैंने क्या लिख दिया, log x अपॉन log y। और अब जो भी बेस आपको लगाना है वो लगा दो। अगर आपको e लगाना है आप e लगा दो, ठीक है। अगर आपको कुछ और बेस लगाना है तो ऐसे लिखा हमने, log x लिखा अपॉन log y लिखा। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो आपको 10 लगाना है, आप 10 लगा दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस चेंजिंग थ्योरम। हमने बेस बी को चेंज कर दिया किसमें, बेस ई में। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप क्लियर होगा। एंड वाइस एंड वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर ऐसे लिखा है log a अपॉन log b और दोनों का बेस सेम है, तो आप इस बेस को हटा के जो नीचे वाले log का आर्गुमेंट है उसको आप ऊपर ले जाके उस log का बेस बना सकते हैं। देखो log a अपॉन log b है बेस e पे, तो हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे log a तो log a रहा, ये जो नीचे वाला आर्गुमेंट था वो ऊपर जाके इसका बेस बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज बेस चेंजिंग थ्योरम। और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बोला कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ बेस दे रखा है बट आपको समझ में आ रहा है कि यार इस बेस से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और आप बेस चेंज करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, वो आपको बेस चेंजिंग थ्योरम की हेल्प से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा log a टू द बेस b। ठीक है, log a टू द बेस b है, इसको भी समझो। देखो इन्होंने क्या बोला कि log a टू द बेस b को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। यानी इन्होंने बोला कि अगर मुझे आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना हो, अगर कोई log दिया है, कोई log दिया है log a टू द बेस b और मुझे आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, उस 1 अपॉन करके रेसिप्रोकल करके लिख दो और आप बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर सकते हो। अगर इसका जल्दी से प्रूफ देखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको करना है कि बेस बी से बेस ए लाना है और यहाँ ए की जगह बी लाना है। तो अगर मैं बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज करूँ, समझना बात को, ये देखो log a, ये log a टू द बेस b है। अगर मैं इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से लिखूं तो कैसे लिखेंगे बच्चों, log a टू द बेस b है तो ऊपर log a लिख लेते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं बच्चों, नीचे log b लिख देते हैं। यही तो मैंने अभी बताया था। ये देखो log x टू द बेस y था, तो मैंने क्या बोला, log x लिख दो, नीचे log y लिख दो। अब जो बेस लगाना है अपने मन से लगा लो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बेस लगा लो। अब देखो log a टू द बेस b था तो मैंने इसको लिख लिया log a अपॉन log b। अब आपको जो बेस चाहिए वो लगा लो। तो आपको बेस क्या चाहिए बच्चों, a चाहिए, तो हमने क्या किया, ऊपर भी बेस a लगा दिया, नीचे भी बेस a लगा दिया। अब देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर हो गया log a टू द बेस a, यानी बेस और आर्गुमेंट सेम सेम हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया log b टू द बेस a। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना तो आप उनको इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल ले लो। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से हम चेंज करेंगे, LHS टू RHS जाएंगे, RHS टू LHS जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको आप हल्के में ले सकते हो। ठीक है, आपको सारी प्रॉपर्टी को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में बेसिकली कुछ है भी नहीं। एक तो बस आपको लॉग का मतलब पता होना चाहिए, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और आपको ये सारी जो प्रॉपर्टी बताई है ये आपको याद होनी चाहिए और कैसे आई है वो भी समझ में आना चाहिए, कैसे वर्क कर रही है वो भी समझ में आना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ चैप्टर में है नहीं। ठीक है, तो देखो कुछ नोट है उनको देख लो। The base of the logarithmic can be any positive number other than 1। ये हम आपको पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं। ठीक है, The base of the logarithmic can be any positive number other than 1। यानी कि जो log का बेस होता है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है एक्सेप्ट 1। बट इन नॉर्मल प्रैक्टिस only two bases are popular, these are 10 and e।
ठीक है। तो देखो ये बोल रहे हैं कि भाई जो log का बेस होता है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हो। बट इन नॉर्मल प्रैक्टिस, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लो चाहे केमिस्ट्री की बात कर लो, खैर मैथ्स में तो बहुत कुछ भी बेस ले लेते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में देखोगे तो नॉर्मली दो ही बेस जो है वो पॉपुलर है, उन्हीं का ज़्यादा यूज होता है। एक तो बेस 10 काफ़ी यूज किया जाता है और एक बेस ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता है 2.71 होती है, ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि दो बेस आपको ज़्यादातर यूज में मिलेंगे, एक तो बेस 10 पे आपको वैल्यूज मिलेंगी और बेस ई पे मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, लॉगरिथम ऑफ नंबर्स टू द बेस 10 आर नेम्ड एज कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। जब हम बेस 10 पे लॉग को लिखते हैं तो उसको हमने एक नाम दे रखा है, उसको क्या नाम दे रखा है बच्चों, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। and the logarithms of numbers to the base e are called natural और Neperian logarithm, ठीक है। इनके नाम दे रखे हैं कि अगर बेस 10 यूज हो रहा है तो उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और अगर बेस ई यूज हो रहा है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एक चीज और है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी आपको मिलेगा क्वेश्चंस में या बुक में ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा log x, ठीक है। तो अगर कहीं log x लिखा हुआ मिल जाए ना, मतलब बेस ना लिखा हो, तो अगर बेस को मेंशन ना किया गया हो तो आप समझ जाना कि बेस क्या है बच्चों, ई है। क्या बात समझ आ रही है? अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड होता है कि बेस ई है। तो अगर log x लिखा हुआ मिले या फिर अगर वो ऐसे लिख दें तब तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लिख ही दिया कि बेस ई हो गया। या फिर इसको एक और तरीका होता है डिनोट करने का, सिर्फ ln x लिख देते हैं, सिर्फ ln x लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का मतलब सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में या किसी बुक में log x लिखा हुआ मिल जाए या ln x लिखा हुआ मिल जाए, सेम बात है, इसका मतलब उन्होंने लॉग नहीं, सॉरी उसका बेस नहीं लिखा है, तो बेस नहीं लिखा है, इस पर बेस अंडरस्टूड है कि बेस क्या है बच्चों, ई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है बात? चलिए उसके बाद ये देखो, ये काफ़ी यूज़ होता है, मैथ्स में तो शायद उतना यूज़ ना हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आपको ये सब कन्वर्जन पता होने चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ बेस ई टू 10 एंड वाइस वर्सा, यानी अगर बेस ई दिया है और आपको 10 में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, और अगर आपको बेस 10 दिया है और उसको ई में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये अभी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जिसे ऐसे लिखा है लॉग ए टू द बेस ई, और आपको बेस ई हटा के कुछ नया बेस लाना है, तो आप पहले क्या लिख दोगे बच्चों, आप पहले लिख दोगे ऐसे, मैं अलग से देखो बता देता हूँ, आप पहले क्या लिख दोगे, आप ऐसे लिख दोगे लॉग ए टू द बेस ई, है ना, आपको बेस ई को हटाना, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या करोगे आप, लॉग ए अपॉन लॉग ई, ऐसे लिख दिया, सही है, लॉग ए अपॉन लॉग ई। अब जो बेस लगाना है दुनिया का वो आप लगा दो, तो आपको ई से 10 में कन्वर्ट करना था, तो अब आपने क्या किया, ऊपर भी 10 बेस लगा दिया, नीचे भी बेस 10 लगा दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अब जैसे वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप करना भी चाहो, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो कि log e टू द बेस 10, log e टू द बेस 10 की वैल्यू होती है बच्चों 0.434, मतलब log e की वैल्यू बेस 10 पे क्या होती है 0.434, तो याद करना चाहो याद कर सकते हो। तो देखो जब आप यहाँ पे 0.434 रखोगे तो आपका ये आ जाएगा log बेस 10 a अपॉन 0.434, ये रखा आपने। अब आप 0.434 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाता है आपका 2.303 इंटू लॉग a टू द बेस 10, ठीक है। तो देखो ये log e था और log e से आपने कन्वर्ट कर दिया log 10 में। तो अब आपको ये तो मैंने पूरा प्रूफ बता दिया कि कैसे कैसे एक एक स्टेप करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कभी भी log में बेस e दिया हो और आपको उसको 10 में कन्वर्ट करना हो, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, e की जगह बेस 10 लगा दोगे, ये देखो बेस 10 लगा दिया, और आप उस log में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात बच्चों? ठीक है। उसके बाद अब देखो दूसरे वाले पे आते हैं। अब आपको दिया है log a टू द बेस 10, अब आपको इस बेस 10 को कन्वर्ट करना है log e में, तो आप क्या करोगे, आपने लिखा log a
और नीचे लिखा आपने log 10, ठीक है, log a अपॉन log 10 लिख लिया। अब आपको बेस क्या चाहिए बच्चों, बेस चाहिए आपको e, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ दोनों तरफ e लगा दोगे, लगा दिया e, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो ये लिखा है आपका log बेस e। अब अभी मैंने आपको बताया था कि log e की वैल्यू बेस 10 पे होती है 0.434, बट यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में उल्टा लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में लिखा है log 10 टू द बेस e, बट मुझे वैल्यू किसकी पता है, मैंने आपको किसकी वैल्यू बताई है, log e टू द बेस 10। तो अगर मुझे इन बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना है तो आप रेसिप्रोकल ले लो, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये बच्चा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा log e टू द बेस 10। क्या बात समझ में आई, log e टू द बेस 10 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 0.434, ठीक है ना, इनटू log a टू द बेस e। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो याद रहेगा, अगर आपको बेस e से 10 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से, और अगर आपको बेस 10 से e में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.434 से, ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और फिजिक्स में भी आपको यूज करने को मिलेगा, ठीक है। और फिजिक्स में भी आपको ज़्यादातर यूज मिलेगा क्लास 12th में, ठीक है, ओके, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगी ये बातें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है log टू द बेस a की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देख लो यार, सॉल्यूशन बहुत आसानी होगा। सबसे पहले तो चलो देखो ये प्रॉपर्टी होती है, बट इससे पहले मैं अगेन आपको बार बार रिवाइंड करवाता रहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आते हैं वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और बाद में सॉल्यूशन चेक कर लो, सही होता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं गलती करते हो तो आप गलतियों को देखो कि क्या गलती की आपने, जब आप गलतियों को अपनी आइडेंटिफाई करोगे देन ओनली यू कैन प्रोग्रेस, ठीक है, ओके। तो देखो ये प्रॉपर्टी अभी लिखवाई थी कि अगर आर्गुमेंट की पावर में कुछ लिखा है वो पावर आगे आ जाती है, सही है। तो ये देखो p की पावर n जो है वो n आगे आ जाती है, यहाँ देखो आर्गुमेंट है a, उसकी पावर 3 लिखा है तो 3 आगे आ जाएगा बच्चों, 3 आगे आ जाएगा, ये देखो 3 आगे आ गया। अब log a टू द बेस a, यानी आर्गुमेंट और बेस सेम सेम हो गए, तो अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी अगर आर्गुमेंट और बेस सेम सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है, तो आंसर क्या आ गया 3। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो लिखा है 81 का क्यूब रूट, तो 81 का क्यूब रूट मतलब 81 पे पावर 1/3, सही है, 81 पे पावर 1/3, यही तो मतलब हुआ। और 81 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं, तो ऐसे लिखा है 3 की पावर 4 की होल पावर 1/3, सही है। तो 3 की पावर 4 की पावर 1/3 कितना हो गया, 3 की पावर 4/3, क्लियर है। तो log का आर्गुमेंट हो गया 3 की पावर 4/3, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। फिर अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log के आर्गुमेंट की जो पावर होती है बच्चों वो आगे आ जाती है, तो ये 4/3 आगे आ जाएगा, सही है। अब log 3 बेस और आर्गुमेंट सेम सेम हो गए, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 4/3 आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन है। बस प्रॉपर्टीज का जो है आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। प्रॉपर्टीज पढ़ तो लिए, प्रॉपर्टीज याद भी कर लिए, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को जब आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपको इस चैप्टर पे अच्छे से कमांड आ जाएगी, ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आएगी, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो आप पॉज करना वीडियो को और उसके बाद ट्राई करना, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट रिकॉल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये मैंने आपको बताई थी बेसिक मैथमेटिक्स में। क्या होता है कि अगर a की पावर m माइनस n हो तो आप a की पावर m अपॉन a की पावर n टाइप लिख सकते हो, याद है ना ये बात। तो देखो 3 की पावर 3 माइनस लॉग 7, तो ऐसे लिखा है 3 की पावर m माइनस n टाइप, तो पावर अलग अलग कर दी। देखो 3 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों, 27, 3 की पावर 3 27 हो गया, और ये जो 3 की पावर ये निगेटिव थी वो नीचे आ गई, 3 की पावर log 7 टू द बेस 3। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर लिखा है a की पावर log बेस a
के ऐसे लिखा हो, याद है ना, ए की पावर लॉग के टू द बेस है, यानी अगर किसी नंबर की पावर में लॉग लिखा है और वो नंबर और लॉग का आर्गुमेंट अगर सेम सेम है तो इतना जो चीज है ये जो इतना चीज है ये 1 हो जाता है और इसका आंसर क्या आ जाता है बच्चा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3 लॉग 3 की पावर ये जो लॉग लिखा था इतना पार्ट देखो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चा 27/7। सही है, ये देखो ये बताया था मैंने, ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ए की पावर लॉग बेस ए और आर्ग्यूमेंट है पी, तो इसका आंसर पी हो जाता है, याद है। तो डिनोमिनेटर में ऐसे लिखा है 3 की पावर लॉग 3 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, है ना। 7 हो गया तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 27/7। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड वैल्यूज, आपको बोला है 10 20 डिग्री और 10 70 डिग्री, है ना, मतलब 10 70 डिग्री लॉग 10 70 डिग्री की वैल्यू पूछिए, बेस है आपका 10 20 डिग्री, यही तो है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो आप इसको ऐसे समझो, कैसे समझोगे, ऐसे समझो। पहले मैं एक आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, देखो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। ऐसे लिखा है लॉग एन, ये कोई नंबर है और बेस है उसका 1/, क्या बात समझ में आ रही है। ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, लॉग यहाँ पे बेस एन है और आर्गुमेंट है 1/। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आर्ग्यूमेंट और बेस एक दूसरे के क्या हो, रेसिप्रोकल हो, मतलब बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगर लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम होते हैं तो वैल्यू 1 होती है, याद है कि नहीं। चलो अभी मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी कि अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, याद है। अगर लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होती है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लॉग का आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो वैल्यू -1 होती है। कैसे होती है चलो देखो, पहले इसके बारे में देख लो, पहले इसके बारे में देख लो। अभी ऐसे लिखा है लॉग एन और नीचे ये बेस 1/n, 1/n को लिख सकते हो बच्चा n की पावर -1, सही है। फिर अभी हमने आपको बताया था कि आर्गुमेंट की जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है रेसिप्रोकल में, बट ये तो -1 है, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1 ही होगा, तो ये -1 आगे आ गया, तो ये हो गया आपका log n टू द बेस n। log n देखो बेस और आर्गुमेंट सेम सेम, तो आंसर कितना आ गया -1। अगर ये वाला केस है तब भी वही है, ये वाला केस है तब भी वही बात है, क्यों, ये n है, आर्गुमेंट 1/n है, उसको मैं लिख सकता हूँ n की पावर -1, और आर्ग्यूमेंट की जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, तो -1 आगे आ गया, ये हो गया log n। अब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो गया तो बच्चा इतनी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आ गया -1 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये दो ट्रिक्स याद रखनी है आपको कि अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो आंसर हमेशा -1 आएगा, और अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होंगे तो वैल्यू 1 आएगी। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे, तो देखो बच्चों ये आपका लिखा है लॉग 10 70 डिग्री है, 10 70 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 90 डिग्री -20 डिग्री, लिख सकते नहीं, 70 को 90 -20 लिख दिया, और ये लिखा हुआ है 20 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉट थीटा, तो हो गया कॉट 20 डिग्री, और बेस क्या है इसका 10 20 डिग्री। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो लॉग, इस लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है डेट इज कॉट 20, और जो बेस है डेट इज 10 20। कॉट और 10 एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो बच्चा आंसर कितना होगा -1। क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब इस पे आते हैं, log 2 + √3 है और बेस है आपका 2 - √3। तो जरा ध्यान से देखो, आप एक बात देखो, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि अच्छा अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक बात है और मैं आपको और आपके लिए अच्छी बातें बता देता हूँ, और अच्छी बातें सुन लो। देखो अगर एक नंबर, मतलब कोई लॉग है, ठीक है, कोई लॉग है,
जिसका आर्गुमेंट है n और बेस है 1/, मतलब आर्गुमेंट और बेस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 1। मतलब अब जैसे यहाँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि n और 1/, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सपोज कोई ऐसे दो नंबर दे दिए जाए जो आपको समझ में ना आए कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बट वो एक्चुअल में हो सकता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो आपको अगर ये चेक करना हो ना कभी कि एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल है या नहीं, तो आपको क्या करना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लॉग का आर्ग्यूमेंट है 2 + √3, सही है, और लॉग का जो बेस है वो है 2 - √3, सही है। तो अगर मैं आर्गुमेंट और बेस को मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये देखो ऐसे लिखा है a + b a - b, तो हो गया a² - b², 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, क्या बात समझ में आ रही है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि लॉग का जो आर्गुमेंट और जो बेस है उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब आर्गुमेंट और जो बेस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगर लॉग का आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो बच्चा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1, सॉरी -1। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये तो मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, जब आपको अगर ये चीज़ें पहले से पता होंगी तो आप क्वेश्चन देख के आंसर बता दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको इन क्वेश्चन से, या जो मैंने ये एक दो ट्रिक्स बताई हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, लॉग बेस 10 और ये लिखा है 0 पॉइंट, आर्गुमेंट है 0.9 बार, ठीक है। तो देखो हमने कहा, हमने क्या किया, हमने बोला ऐसा करते हैं, जो आर्गुमेंट है 0.9 बार उसको मैंने x मान लिया, क्या बात समझ आ रही है। और पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो x = 0.9 बार, इसको सॉल्व करो तो ये बेसिकली क्या लिखा है 9, 0.9999, ये आपको पता ही होगा, ये तो बच्चा 9-10 में बताया जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट बेटा रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x हो जाएगा 9.99999। क्या बात समझ में आ रही है, याद आ रहा होगा कुछ कुछ आपको जो आपने 9-10 में पढ़ा होगा, राइट। तो 10x अब ये जो 9.999 लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 0.99999 डॉट 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 डॉट, क्या बात समझ में आ रही है। तो क्या 10x हो गया 9 प्लस, अब इस 0.999 ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, ये तो आपका x है, यहीं से तो मैंने स्टार्टिंग की थी तो इसको x लिख दिया। अब ये x इधर जाएगा, ठीक है, ये x इधर जाएगा, 10x में से माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों 9x, और ये आपका हो गया 9, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1, बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई 0.9 बार, वो हमें पहले से पता था, मैंने तो उन स्टूडेंट के लिए सॉल्व करके बताया है, हो सकता है किसी को पता ना हो कि इस तरीके के जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये देखो डिवीजन चलता जा रहा है, इसीलिए तो बार लगा हुआ था। बार का मतलब होता है ये पर्टिकुलर डिजिट इन्फिनिटी तक रिपीट करती रहेगी, तो उसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि ये यही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, याद है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स, मतलब उनको रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, आप उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे किया जाता है ये आपको करके दिखा दिया। तो अब यहाँ से जिन बच्चों को नहीं पता है वो आज के बाद याद रखें कि 0.9 बार जो होता है वो एक्चुअल में 1 होता है, ठीक है। 0.9 बार जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो हो जाएगा आपका log बेस 10 और आर्ग्यूमेंट है 1, और log 1 की वैल्यू बच्चा हमेशा क्या होती है 0, सो 0 इज द आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा फाइंड वैल्यू, ये देखो एक बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, लॉग का बेस तो 5 दे रखा है, आर्गुमेंट बड़ा खतरनाक सा दे रखा है, तो हमने क्या किया थोड़ी देर के लिए इस आर्गुमेंट को बच्चा मान लिया x। क्या बात समझ में आ रही है, इस आर्गुमेंट को क्या मान लिया x। तो अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे 5 इंटू फिर एक रूट आ जाएगा 5, फिर एक रूट आ जाएगा 5, फिर एक रूट आ जाएगा
5, ठीक है। इस तरीके से आपके रूट आते रहेंगे, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, रूट 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको हमने x माना है, इसको हमने x माना है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए, ये वाला जो पहला वाला 5 लिखना है, इस वाले रूट को भूल जाओ। अब मैं बोलूँ सिर्फ इतने को सोचो, अगर आप इतने को देखो, अगर ध्यान से इतने पार्ट को अगर देखो, मैंने इस पूरे आर्गुमेंट को x माना है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सबसे पहले वाले 5 को रूट को भूल जाओ, सिर्फ उसके अंदर वाली चीज देखो। अगर आप उसके अंदर वाली चीज को देखोगे ना, तो वो भी आपको क्या दिखेगा, वो आपको दिखेगा, अरे ये तो x ही लिखा हुआ है। तो अगर वो x लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 5x। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर आप एक 5 को भूल भी जाओ, एक को क्या, मैं तो कह रहा हूँ 2 को भूल जाओ तब भी आपको 5 लगेगा। तो मैंने तो बस ये बोला कि एक 5 को, बाहर वाले 5 को भूल जाओ, उतने रूट वाले पोर्शन को भूल जाओ, उसके आगे को अगर देखो, उसके आगे का जो एक्सप्रेशन है उसको देखोगे, तो वो भी आपको x ही लगेगा। तो हमने उसको x लिख लिया। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x है, 5x को इधर लाए और x कॉमन ले लिया, तो x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, 0 और 5। क्या बात समझ में आ रही है। अब 0 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यार ये देखो ना, ये ऐसे लिखा है रूट 5 इंटू फिर रूट 5, तो ये रूट 5 ही हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा, जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये एक्चुअल में एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो जीरो तो नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग जीरो को निग्लेक्ट कर देंगे और 5 को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एक्चुअल में जो पूरा आर्ग्यूमेंट था जिसको मैंने x बोला था, उसकी वैल्यू क्या हो गई 5। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग आर्गुमेंट और बेस दोनों 5 5 हो गए, दोनों सेम होते हैं, तो आंसर क्या होता है बच्चों 1। क्लियर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 10 5 log 10 9 log 10 13 डॉट 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 log 10 61, ठीक है। ऐसे बहुत सारे log के जो है टर्म्स लिखे हुए प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमें इस सीरीज का, ये जो बहुत सारे टर्म लिखे प्रोडक्ट के फॉर्म में, इस सीरीज का प्रोडक्ट बताना है। तो तुम देखो, ये पहला टर्म, पहले टर्म में आ रहा है 10 5, दूसरे में आ रहा है 10 9, फिर इसमें आ रहा है 10 13, तो 4 4 का डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है ना। 5 में 4 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 4 ऐड करोगे 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद 25, 25 के बाद बच्चा 29, 29 के बाद 33, 33 के बाद 37, 37 के बाद 31, सॉरी 37 के बाद 41, 41 के बाद 45। तो जैसे ही 45 पे पहुंचे तो मुझे पता लग गया कि यार यहाँ पे बीच में एक नंबर क्या लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा log ऑफ 1045। क्या बात समझ में आ रही है, बीच में एक नंबर क्या लिखा होगा, log ऑफ 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, 1045 की वैल्यू 1 होती है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर ये बहुत सारे नंबर जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, इनमें से अगर किसी भी एक की वैल्यू 0 हो गई, तो भाई मेरा ओवरऑल आंसर क्या हो गया, ओवरऑल आंसर तो मेरा 0 ही हो गया ना। क्या बात समझ में आ रही है। अगर बहुत सारे नंबर प्रोडक्ट में लिखे हो, किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए, तो ओवरऑल प्रोडक्ट तो 0 ही हो गया ना, तो 0 आंसर आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसका फॉर्मेट देखो बच्चा, इसका फॉर्मेट देखो, इसका फॉर्मेट क्या है, 5 की पावर में लिखा है log x टू द बेस 5, और इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो एक चीज, कि मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी नंबर की पावर में कोई log का टर्म लिखा है और उस नंबर और log का बेस सेम हो जाए, तो इतना जो पोर्शन होता है, इतना जो पोर्शन होता है, इतना जो पोर्शन होता है वो 1 हो जाता है। तो इतना पोर्शन तो गायब हो गया, क्या बचा बच्चों, सिर्फ x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपका 3x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि जो है, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे बच्चा -9 है, यहाँ पे कितना है -9 है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसको,
ठीक है, तो ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा आपका, ठीक है, ये माइनस होगा। तो x प्लस 2x 3x हो गया, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3। सो x इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, x इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपका, दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन में देखा हमने लॉग के 3 टर्म्स दिए गए हैं, लॉग के 3 टर्म्स दिए हैं समेशन के फॉर्म में। और एक अच्छी बात जो यहाँ पे मैंने नोटिस की वो ये है कि तीनों लॉग के टर्म्स में जो बेस है वो सेम है। तो आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर लॉग का बेस सेम है और अगर 3 लॉग समेशन के फॉर्म में लिखे हैं तो आप उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज बेस सेम है तो बेस तो log 2 रहा, तीनों के आर्गुमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा 72 इंटू 32 अपॉन 81 इंटू 9 अपॉन 64। क्या ये बात समझ में आई? वो प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। और अगर log m प्लस log n लिखा हो तो आप लिख सकते हो log m इंटू एन। तो वही किया, सारे आर्गुमेंट का प्रोडक्ट कर दिया। क्यों कर पाए? क्योंकि सबका बेस सेम है। अब आप देख लो, शायद कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है। तो देखो 32 वन जा 32, 32 से कैंसिल हो गया 64, डबल होता है, सही है। उसके बाद ये देखो 9 से 81 कैंसिल हो गया, 9 9 जा 81, सही है। उसके बाद ये हो गया 9 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 72, कितना होगा 9 8 जा 72, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो और ये 2 बचा था नीचे, ये जो नीचे 2 बचा, चलो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या बचा है। log बेस 2, ऊपर 8 बचा और नीचे 2 बचा, 2 से 8 कैंसिल, बचा कितना हो गया log 4, log 4। क्या बात समझ में आ रही है? और log 4 को क्या लिख सकते हो आप? log 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, सही है। और पावर आपको पता है, पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ गई log के, तो हो गया log 2 टू द बेस 2। अब बेस और आर्गुमेंट सेम सेम हो जाए, वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो आंसर आ गया 2। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। अभी ये लिखा है 7 की पावर में 1 अपॉन लॉग। अब 1 अपॉन लॉग लिखा है तो मैंने सोचा यार लॉग को पहले ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। लॉग को क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। तो लॉग को ऊपर ले जाएंगे, तो अगर 1 अपॉन करके लॉग लिखा, लॉग को अगर ऊपर ले जा रहे, बेसिकली इस लॉग का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो रेसिप्रोकल लेने में क्या होता है बच्चों, बेस और आर्गुमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अभी बेस हो गया 49 और आर्गुमेंट हो गया 25। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो 7 की पावर, अगर आप ध्यान से देखो तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो 7 की पावर, फिर मैंने आपको एक बात प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ लिखा है तो वो लॉग के आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और अगर बेस की पावर में कुछ लिखा है वो भी लॉग के आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, बट वो रेसिप्रोकल में आता है। तो जो 5 की पावर 2 है वो आगे आ गई, और जो 7 की पावर 2 है बेस की पावर में वो भी आगे आई, बट वो रेसिप्रोकल में आ गई। ये बचा log 5 टू द बेस 7, सही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये कितना बचा बच्चों, ये बचा 7 की पावर log 5 टू द बेस 7, ये इतना बचा, सही है। फिर एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी क्या, कि अगर किसी नंबर की पावर में log लिखा है और वो नंबर और log का बेस अगर सेम हो जाए तो भैया इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट क्या हो जाता है 1 हो जाता है, गायब हो जाता है। तो आंसर क्या बचा, दिस इज द आंसर। क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। चलिए 3 4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो लॉग बेस दिया है 49, 49 को लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, और आर्गुमेंट दिया बच्चों 343, 343 होता है आई थिंक 7 का क्यूब, सही है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है कि आर्गुमेंट की जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेस की जो पावर होती है वो भी लॉग के आगे आती है, बस रेसिप्रोकल में आ जाती है। तो क्या लॉग 7 अपॉन, मतलब 7 टू द बेस 7। अब बेस और आर्गुमेंट की वैल्यू सेम सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3/2। क्लियर है? चलिए इस पे आते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है 4 इंटू, ठीक
ठीक है। 4 इंटू लॉग 27, 27 आपको पता है 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, सही है। और जो 243 होता है, 243 जो होता है बच्चों वो होता है 3 की पावर 5। अब करके देखना 243 क्या होता है 3 की पावर 5। फिर हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो लॉग में आर्गुमेंट की पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो बेस की पावर होती है वो भी आगे आती है, बट रेसिप्रोकल में आती है। रेसिप्रोकल में आ गया, ये हो गया लॉग 3। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर बेस और आर्गुमेंट सेम सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो आंसर कितना हो गया 4 इंटू 5 20/3। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए इस पे आते हैं। लॉग 125 और 625। 125 आपको पता है क्या है 5 की पावर 3 होता है, और 625 क्या होता है बच्चों 5 की पावर 4 होता है। क्लियर है? अब आर्गुमेंट की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो बेस की पावर होती है वो भी आगे आ जाती है, बट रेसिप्रोकल में। सही है। तो ये आपका बचा 5 और 5। अब बेस और आर्गुमेंट सेम सेम हो गए तो वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर आ गया 4/3। क्लियर है? ठीक है, इसको देखो ध्यान से। ये लिखा हुआ है लॉग, आर्गुमेंट में लिखा है 1000। 1000 कितना होता है बच्चों 10 की पावर 3, और नीचे लिखा है बेस में 1/100। 1/100 का मतलब हो गया 1/100 का मतलब हो गया 10 की पावर -2। 10 की पावर -2। अब आपको पता है आर्गुमेंट की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो बेस की पावर होती है बच्चों वो भी आगे आती है, बट वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। फिर ये बचा log 10 टू द बेस 10। सही है। अब बेस और आर्गुमेंट सेम सेम हो गए तो आंसर कितना आ गया -3/। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एप्लीकेशन है प्रॉपर्टीज का। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको कैसे अप्लाई करना है बस वही चल रहा है, और कुछ भी मतलब बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, और सिंपल ही रखना है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आपको दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ log of cot 1 plus log of cot 2 plus log of cot 3 plus dot 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 log of cot 89। तो 1 से लेके 89 तक गया है, यानी टोटल 89 टर्म्स है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, log a plus log b plus log c plus log b डॉट 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 ऐसे लिखा है। समेशन में अगर log के टर्म्स लिखे हैं तो आप उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? log लिखा, ठीक है, बेस सबका सेम ही है। देखो किसी में भी बेस लिखा ही नहीं है, किसी भी टर्म में बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब बच्चों बेस क्या हो गया ई हो गया। क्या बस में नेचुरल लॉग हो गए। तो अब ये log a प्लस log b प्लस log c टाइप लिखे हैं, तो आप क्या करोगे सबका मल्टीप्लाई, cot 1 cot 2 cot 3, ठीक है, ऐसे होते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे बीच में कहीं आएगा आपका cot 45 भी आएगा। फिर ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक जा रहे हो बच्चा cot 89 तक। क्लियर है? तो ये cot 1 से लेके cot 89 तक के सारे जो आर्गुमेंट्स थे उनका प्रोडक्ट हो गया। अब आपको पता है बच्चों cot 45 की वैल्यू क्या होती है? cot 45 की वैल्यू 1 होती है। बोलो होती है कि नहीं? cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अच्छा एक मिनट, बिकॉज cot 45 की वैल्यू 1 होती है तो हमें इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करना है। फिर से करते हैं। log cot 1 लिखा मैंने, ठीक है। फिर सारे मल्टीप्लाई जो करनी है तो cot 2 हो गया, cot 3 हो गया, ठीक है, और डॉट 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 डॉट। टोटल 89 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 45 वाला होगा। उससे पहले क्या होगा बच्चों? उससे पहले होगा cot 44, फिर cot 45 आएगा, सही है, फिर cot 46 आएगा, सही है, फिर डॉट 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 लास्ट में कहाँ तक जाएगा बेटा? cot 87, cot 88, और लास्ट हो जाएगा cot 89। ऐसे जाएंगे टर्म्स, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, क्या देखोगे कि ये तो चलो इनको लिखा रहने दो, cot 1 तो cot 1 लिखा रहने दिया, इसको cot 2 लिखा रहने दिया, इसको cot 3 लिखा रहने दिया, ठीक है। ये cot 4, सॉरी ऐसे करते करते कहाँ तक लिखा रहने दिया आपने? cot 44 तक, सही है। फिर cot 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है। अब cot 46 को देखो, cot 46 को मैं लिख सकता हूँ अलग से, लिख के यहाँ बता देता हूँ। cot 46 को आप लिख सकते हो 90 - 44, लिख सकते हो कि नहीं?
कॉट 46 को 90 माइनस 44 लिखा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन 44। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये कॉट 46 को लिख दिया मैंने टेन 44। बात समझ में आ रही है? फिर ऐसे करते 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 अभी जो कॉट 46 के आगे के जितने भी टर्म्स थे ना, उन सबको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? टेन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं लास्ट के तीन और कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। कॉट 87 को लिख सकते हो बच्चों 90 माइनस 3, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा, यानी कि टेन 3। ऐसे ही कॉट 88 को क्या लिख सकते हो बेटा? 90 माइनस 2, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा? टेन थीटा, यानी कि टेन 2। तो ये आ जाएगा आपका टेन 3, ये हो जाएगा आपका टेन 2, और कॉट 89 को लिख सकते हैं टेन 1। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि जो कॉट 45 जो मिडिल वाला टर्म था उसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और जो कॉट 45 के जो आगे, कॉट 45 से पहले कितने टर्म है? 44 टर्म्स। कॉट 45 के आगे कितने टर्म्स हैं? 44 टर्म्स। तो वो जो कॉट 45 के आगे के जो 44 टर्म्स थे उसको मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, कॉट 90 माइनस थीटा लगा के। अब तुम देखो स्टार्टिंग से और लास्ट से जो टर्म्स है वो कैंसिल होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो कॉट 1 और टेन 1 जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 1 और टेन 1, कॉट 1 और टेन 1 कैंसिल हो गए। सिमिलरली कॉट 2 टेन 2 कैंसिल हो गया, कॉट 3 टेन 3 कैंसिल हो गए। ऐसे सारे टर्म बेटा कैंसिल होते चले जाएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स लिखे हुए हैं, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसे कैंसिल होते होते, कैंसिल होते होते जब आप लास्ट टर्म पे पूछोगे ना कॉट 44, तो देखो कॉट 44 से टेन 44 कैंसिल हो रहा, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। तो जब सारे टर्म्स कैंसिल ही हो गए तो बचा क्या? तो लॉग का आर्गुमेंट बचा 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, देखो भाई इसको ट्राई कर सकते हो आप। तो इन्होंने बोला log 9 टू द बेस 8, log 10 टू द बेस 9, log 11 टू द बेस 10, ऐसे करते करते log 64 टू द बेस 63। तो देखो मैंने क्या किया यार, यहाँ पे सबके बेस चेंज है, मतलब सबके बेस अलग अलग है, तो हमने कहा ऐसा करते सबके बेस सेम बना लेते। तो मैंने सबको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लिया, सबको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट किया। कैसे करेंगे? log 9 टू द बेस 8 को कैसे लिखेंगे बच्चों? ना log 9 अपॉन log 8। क्या बात समझ में आ रही है? एक तरीका बताया था बेस चेंजिंग थ्योरम, क्योंकि सबके बेस डिफरेंट डिफरेंट हैं तो हमने कहा सबके बेस सेम बना लो, और सबके बेस सेम बनाने हैं तो हमने कहा कोई भी एक बेस ले लो। तो मैंने नेचुरल जो है लॉग वो ले लिया, लॉग बेस ई हो गया इसका, सही है। और बेस ई लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने आपको बताई था, ठीक है। तो log 9 टू द बेस 8 को कैसे लिखेंगे? log 9 अपॉन log 8। log 10 टू द बेस 9 को कैसे लिखेंगे? log 10 अपॉन log 9। log 11 टू द बेस 10 को कैसे लिखेंगे? log 11 टू द बेस log 10। ऐसे करते 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 लास्ट में 64 टू द बेस 63। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा बच्चों? इससे पहले वाला टर्म होगा 63 टू द बेस 62, तो उसको भी लिख लेते हैं 63 अपॉन log 62। और लास्ट वाला टर्म तो ये आपके सामने लिखा ही हुआ है log 64 अपॉन log 63। क्या बात समझ में आ रही है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो टर्म्स हैं वो देखो ऐसे डायगोनली कैंसिल हो रहे हैं, log 9 से log 9, log 10 से log 10, log 11 से log 11, ऐसे सब कैंसिल होते चले जाएंगे, ठीक है। ये log 62 यहाँ ऐसे किसी से कैंसिल हो जाएगा log 62 से, फिर ये log 63, ये log 63 से कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। ऊपर सिर्फ एक टर्म बचा, लास्ट वाला टर्म, कौन सा? log 64। और नीचे जो है वो एकमात्र टर्म बचा, पहला वाला टर्म log 8। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अब log 64 को आप लिख सकते हो, log 64 को लिख सकते हो आप log 8 का स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है log 8। क्या बात समझ में आ रही है? आपको पता है कि अगर आर्गुमेंट की पावर कुछ होती है वो आगे आ जाती है, 2 आगे आ गया तो हो गया log 8, और नीचे आ गया log 8। क्या बात समझ में आ रही है? log 8 से log 8 कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आ गया बच्चों? क्लियर है? ठीक है, आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और जस्ट जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं, और आप और ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कमांड आपकी बन जाएगी, ठीक है। ओके ओके, सो
डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो आपको सारी क्लियर होंगी, और उनको जब हमने क्वेश्चंस में अप्लाई किया वो भी आप आई थिंक आपको सारा क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।